subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IIT। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग मुहावरे, और थोड़े से मुहावरे शुरुआत में लिख लेते हैं हम, ठीक है। पहला है अपना आर्म चेयर जॉब। देखिए भाई, आर्म चेयर का मतलब होता है आराम कुर्सी, ठीक है, जिसमें ऐसे पूरा फैल के बैठा जाता है। ज्यादातर बुढ़े लोग उसमें बैठते हैं ताकि भाई वो आराम कर सके। और कई जगह आपने भूत वाली मूवी में देखा होगा कि वो आराम कुर्सी अपने आप हिलती रहती है, तो ऐसा लगता है कि कोई भूत या आत्मा उसमें आराम कर रही है, ठीक है। तो आर्म चेयर जॉब मतलब आराम कुर्सी वाली नौकरी, यानी कि बहुत ज्यादा आराम वाली नौकरी। इस नौकरी में न सिर्फ आराम मिलेगा बल्कि पैसे भी मिलेंगे, ज्यादा पैसे, ठीक है। तो अ जॉब विद लेस वर्क एंड मोर मनी, ठीक है। तो सभी लोग ऐसी नौकरी करना चाहेंगे भाई जहां काम कम पड़े और रुपया ज्यादा मिले। इसीलिए भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। ज्यादातर देशों में सरकारी नौकरी का मतलब ये होता है कि आपकी नौकरी पहली बात तो कभी जाएगी नहीं, और आप बस इतना ही काम करिए कि आपकी नौकरी बची रहे। और ऐसी स्थिति में आप 8 घंटे 9 घंटे की नौकरी जो कागज में लिखी है कि आपको 8 घंटे काम करना है, आप सिर्फ 2 घंटे काम करिए, 1 घंटे काम करिए और आपकी सैलरी फुल आती है। लेकिन आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, आप लोग मेहनती हैं, आपकी सरकारी नौकरी लग भी जाएगी, तब भी आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत अंदर भी करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप भले सोच के जाएं कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, बड़ा आराम रहेगा, लेकिन अब मोदी जी का जमाना है, वो तो आपसे काम करवा ही लेंगे। तो इसलिए ये सोचना बंद ही कर दीजिए कि हम सरकारी नौकरी करेंगे तो हमें आराम मिलेगा। ये पहले होता रहा था, लेकिन अब शायद सरकारी नौकरी में भी आराम नहीं है। बट फिर भी अभी भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो प्राइवेट नौकरी में सरकारी नौकरी से ज्यादा काम है, वो तो अभी भी है और आगे भी शायद रहेगा, ठीक है। लेकिन अब वो चीज नहीं रहेगी कि गए 3 दिन की अटेंडेंस का साइन लगा लिया और भाग गए। मतलब 3 दिन में 1 दिन गए और उस 1 दिन में भी 10 ही मिनट काम किया, क्या किया, साइन किया। ऐसा अब नहीं हो सकता। अब तीनों दिन आपको जाना पड़ेगा, 8 घंटे की जगह 6 घंटे 5 घंटे काम करना पड़ेगा। इतनी सरकारी नौकरी है। और प्राइवेट नौकरी में क्या होगा बच्चों की, कागज में लिखा है 8 घंटे, लेकिन आपको 10-11 घंटे काम करना पड़ेगा और सैलरी भी सरकारी से कम रहेगी, ज्यादातर ऐसा होता है। हालांकि फिर बात आ जाती है, ये भी एक बड़ा डिबेट है कि प्राइवेट नौकरी अच्छी होती है सरकारी, लेकिन कुछ प्राइवेट नौकरी में भी इतनी ज्यादा सैलरी होती है कि 20 सरकारी नौकरी वाले लोगों की मिला के सैलरी भी उससे कम होती है। जहां पे भी बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं प्राइवेट में भी, वहां पे भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। और एक लेबर मजदूर साधारण आदमी होगा, उसको भी बेचारे को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन उससे पैसा कम मिलता है। आर्म चेयर जॉब एक तरीके से यहाँ पे भी जॉब है तो यहाँ पे भी जॉब है। ज्यादातर बच्चों याद रखिएगा, एग्जाम में जो इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, मुहावरे आते हैं, वो इस तरह के नहीं आते हैं कि क्वेश्चन में भी ये हो और आंसर में भी ये, लेकिन ये आसान वाला है तो ये समझ लीजिए कि आएगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा, और आ भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अ जॉब विद लेस वर्क एंड मोर मनी, जैसे कि पीपल थिंक, लोग सोचते हैं ऐसा, थिंक दैट इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन आर्म चेयर जॉब। मतलब लोग सोचते हैं कि भारतीय सरकार बहुत ही आराम की और ज्यादा पैसे वाली नौकरी प्रदान कर रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं, ठीक है। एंड एक्स टू ग्राइंड, तो इसका मतलब होता है टू हैव अ सेल्फिश मोटिव। सेल्फिश मोटिव का मतलब क्या हुआ कि आपका कोई
स्वयं को फायदा पहुंचाने वाला उद्देश्य हो। मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य। ठीक है, तो यहां पे अभी एग्जांपल से और आपको समझ में आएगा। द मिनिस्टर, अब कोई भी मिनिस्टर हो सकता है, हैड एन एक्स टू ग्राइंड विद बाबा राम रहीम। अब यार बाबा राम रहीम, अब आपको पता होगा कौन थे, कौन थे बोलना क्या, कौन था बोलना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, बाबा राम रहीम एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड बाबा था। ठीक है, ये लोगों को ये बताता था कि मैं तुम्हारे बहुत भला कर दूंगा, तुम मेरे लिए ये करो वो करो। इस पर एक वेब सीरीज भी बनी है, बाबा राम रहीम पे एक वेब सीरीज बनी है, वो बनी है आश्रम। ठीक है, आश्रम वेब सीरीज के 2 एपिसोड हैं, पहला 2 मतलब सीजन है, बल्कि पहला सीजन और दूसरा सीजन। आप आराम से आश्रम वेब सीरीज जाकर मोबाइल में देख सकते हैं। कहां पे देखेंगे आप लोग? MX प्लेयर में देखेंगे। ठीक है, तो उसमें वो बाबा राम रहीम नाम से नहीं है, वो है आश्रम नाम से। ठीक है, और ये फ्री में देख सकते हैं, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे आश्रम के लिए। और खैर, बाबा राम रहीम फ्रॉड आदमी थे और वो अपना डेरा सच्चा सौदा चलाते थे, यानी कि उन्होंने अपना एक एरिया बना रखा था जहां पे वो खेती बाड़ी और सारा मतलब बिजनेस टाइप चलाते थे। ठीक है, अब मंत्री जो है वो बाबा राम रहीम की चमचागिरी कर रहा है या उससे साठगांठ कर रहा है, इसी चीज को बोलेंगे एन एक्स टू ग्राइंड विद भी आप लगा सकते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, एन एक्स टू ग्राइंड विद। ठीक है, यानी कि हमें अपनी कुल्हाड़ी जो है वो रगड़नी है। अब मैं, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि यार ग्राइंड का क्या मतलब होता है। देखिए, जब आपको किसी चीज में धार लगानी होती, जैसे आप देखते होंगे कि साइकिल वाला आता है, ऐसे अपना पैर से चलाता है और ऊपर एक पहिया टाइप का चलता है और उसमें चाकू पे धार लगाई जाती है। जब धार लगाते हैं तो चिंगारी उठती है, देखा होगा ऐसा आपने। तो उस तरह की धार लगाने की चीज को ही बोलते हैं बच्चों ग्राइंडिंग। तो जब चाकू में धार लगाते हैं तो पहिया पतला होता है, लेकिन किसी बड़ी चीज में जैसे कुल्हाड़ी उल्हाड़ी में धार लगानी है या मान लो कि आरी में धार लगानी है तो पहिया थोड़ा चौड़ा होता है। उस घूमते हुए पहिए को भी हम लोग क्या कहते हैं? ग्राइंडर कहते हैं। और आपको बता दें कि जो मिक्सी होती है वो भी मिक्सर ग्राइंडर होती है ना। तो मिक्सी क्या करती है भाई, अगर अब मसाले वगैरह उन सबको पीस देती है। और जब बड़े स्तर का ग्राइंडर हो गया तो वो चक्की टाइप की चीज हो गई। ठीक है, तो पीसना होता है ग्राइंडिंग और दूसरी चीज होती है धार लगाना होता है ग्राइंडिंग। दोनों सेंस में ग्राइंड का इस्तेमाल है। अब यार कुल्हाड़ी को पीसेंगे नहीं, कुल्हाड़ी में तो धार लगाएंगे, तो इसीलिए। ठीक है, तो अब मिनिस्टर और बाबा राम रहीम कुछ अलग खिचड़ी पका रहे होंगे अपनी, और कुछ समाज को नुकसान पहुंचाने वाले होंगे। तो उनका एक एक्स टू ग्राइंड था, यानी उनका एक खुद को फायदा पहुंचाने वाला और समाज को नुकसान पहुंचाने वाला कोई छिपा हुआ उद्देश्य होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं मेक अ बी लाइन। बी लाइन का मतलब है कि मधुमक्खी का झुंड टाइप का है, यानी कि एक मधुमक्खियां फिर यहां मधुमक्खियों की लाइन है। तो ऐसा कौन करते हैं? मनुष्य करते हैं। जब भी कुछ ऐसा ऑफर टाइप का आ जाता है कि हाँ भाई अब जियो सिम जो है वो फ्री में मिलने वाला है, तो लोग क्या करते हैं? एक कतार टाइप का बना लेते हैं। तो मेक अ बी लाइन को हम लोग क्या कह सकते हैं? टू रश। रश मतलब किसी एक चीज के लिए भीड़ लगा लेना, इकट्ठा हो जाना। ठीक है, तो टू रश लिख लीजिए। पीपल मेड अ बी लाइन to purchase Jio SIM. To purchase Jio SIM
इन 2016 अपने अंबानी जी ने बोला था कि भाई जियो सिम जो है फ्री में हम आपको दे रहे हैं, फ्री में डेटा भी देंगे, आपको सब कुछ फ्री में देंगे। ये काम 2016 में किया गया था। तब इंडिया के बहुत सारे लोग जाकर दुकानों में लाइन लगा के खड़े हो गए कि भाई चलो फ्री में बट रहा है, खाली आधार कार्ड देना है, हमें मिल जाएगा। ऐसा हुआ था, शायद आपको याद भी होगा। आज वही अंबानी जी जो है फ्री में सिम बांटने के बाद खूब ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं। इतना उन्होंने मार्केट को कैप्चर कर लिया है केवल 4 साल में कि बाकी सारे जो कंपनी वाले हैं, एयरटेल, वोडाफोन और टाटा इंडिकॉम और आपका सरकारी वाला कौन सा है बताइए, BSNL, ये सब अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं। आप देखिएगा 10 साल अगर ऐसा ही चलता रहा, कुछ नया सरकार अपना नहीं वो निर्णय लेती है, तो 3-4 साल के अंदर BSNL खत्म हो जाएगा और 10 साल के अंदर सब खत्म हो जाएंगे, खाली अपने मुकेश अंकल बचेंगे। तो वो हम नहीं चाहते हैं कि क्योंकि कंपटीशन होना चाहिए बच्चों। अब इस बात पे भी एक नया वर्ड अपने काम का आ जाता है, वो है मोनोपोली, है ना। हम लोग तो भाई वोकैबुलरी भी साथ साथ में सीख रहे हैं ना। मोनोपोली, जब कई चीजों पर, पॉली मतलब कई और मोनो मतलब एक, जब कई चीजों पर एक ही व्यक्ति का या एक ही कंपनी का एकाधिकार आ जाए तो उसको बोलते हैं मोनोपोली। यानी कि पूरे भारत में जितने भी सिम कार्ड हैं वो सब जियो के हैं। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, जियो की मोनोपोली हो गई, यानी जियो का क्या हो गया, एकाधिकार हो गया। लेकिन हम लोग भाई कंपटीशन में जाना चाहते हैं कि सारे जो टेलीकॉम कंपनी है आपस में कंपटीशन करें जिससे हमें अच्छी से अच्छी सुविधा कम दामों में मिले, इसलिए हम लोग एकाधिकार नहीं रखते। कभी भी बच्चों ऐसा होगा किसी भी चीज में, या बल्कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजा वगैरह भी अगर उनका भी एकाधिकार या मोनोपोली हो गया तो भी वो अपने मनमर्जी के निर्णय देश में लेने लगेंगे, जिसकी वजह से फिर आम जनता का नुकसान होगा। तो मोनोपोली अच्छी बात नहीं है। लोग चाहते हैं कि किसी कंपनी की मोनोपोली ना हो, लेकिन हर कंपनी चाहती है कि उसकी मोनोपोली हो। जैसे कि मैं चाहता हूं कि आप पूरी पृथ्वी का हर एक बच्चा मुझसे ही अंग्रेजी पढ़े, तो ये क्या हो जाएगा, मेरी तरफ से अंग्रेजी में मोनोपोली। लेकिन अच्छी बात नहीं है, मैं केवल हिंदी और अंग्रेजी ही बोल पाता हूं। अगर मान लीजिए किसी को फ्रेंच से अंग्रेजी पढ़ना हो तो वो मुझसे पढ़कर पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए मोनोपोली जरूरी नहीं है, अच्छी बात नहीं है। जितना लिखा है उतना नोट कर लीजिए बच्चों। टू रश जैसा एक और है, मतलब जैसा एग्जाम में लिख के आया था, टू गो टूवर्ड्स समथिंग, एज क्विकली एज पॉसिबल, मतलब जितना संभव हो सके कि आप किसी चीज की तरफ भागे तेजी से, इसको भी बोलेंगे टू रश। असली बात यह है कि टू गो टूवर्ड समथिंग एज क्विकली एज पॉसिबल, मतलब जल्दी से जल्दी आप किसी जगह पहुंचना चाहें और कई लोग यही काम करें, तो इसको बोलते हैं रश। आप नहीं देखते रेलवे स्टेशन जाते हैं तो लोग बोलते हैं आज बहुत रश है, यानी कि आज बहुत ज्यादा भीड़ है, लोग मरे जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, इसको बोलते हैं रश करना। ठीक है, तो वो भी मेक अ बी लाइन है। भाई इंडिया में तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है और होली दिवाली जैसे त्योहार जब होते हैं तब आप देखिए रेलवे स्टेशन में कितनी ज्यादा भीड़ रहती है। और जो रूट बहुत ज्यादा बिजी है, जैसे कानपुर से लखनऊ वाला रूट है, कानपुर से दिल्ली वाला रूट है, वहां तो हरदम बी लाइन, हरदम रश बना रहता है। ठीक है, तो वो जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से और रेलवे का किराया कम होने की वजह से होता है। आगे आते हैं एन आयरन विल। आयरन विल का मतलब होता है लोहे जैसी आत्मशक्ति, यानी कि स्ट्रॉन्ग विल पावर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग विल पावर। या अब देखिए क्या होता है, एग्जाम में वो लोग यहां विल लिखा हुआ है, यहां विल लिखा हुआ है, ऐसा नहीं करते।
वो लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग विल पावर की जगह लिख देंगे क्या, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ताकि आप कर ना पाए, लेकिन अब आप लोग कर लेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेशन का भी मतलब होता है इच्छा शक्ति, आत्मशक्ति। ठीक है, तो अब यार दो ही लोग हैं जिनकी मतलब आयरन के हिसाब से पूजा होती है भाई। आयरन लेडी कौन थी, इंदिरा गांधी। आयरन मैन कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोनों में से किसी एक का एग्जाम्पल आपको आ सकता है वहां पर अंडरलाइन करके, तो वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। इंदिरा गांधी was a woman of iron will। ठीक है, वुमन ऑफ आयरन विल। तो ये हो गया अपना मुहावरा यहां पर। एंड ओल्ड फ्लेम, देखिए एंड ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है पुराना प्यार। ठीक है, अब कैसे पुराना प्यार, जैसे कि अगर एक ही स्टेज में रेखा के साथ कौन, अमिताभ बच्चन को बैठा दिया जाए, तो दोनों लोग एक दूसरे को देख देख के शर्माते रहेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चंस का जवाब देने में हिचकेंगे। तो इसका कारण क्या होता है भाई, क्योंकि ये दोनों लोगों का पहले कभी रोमांटिक रिलेशनशिप रहा है, और ज्यादातर आप देखेंगे कि ये दोनों लोग एक ही स्टेज में आने से बचते हैं, क्योंकि बीच में जया बच्चन भी है। और दूसरी बात, अकेले भी होते हैं ये, तो एक दूसरे के ऊपर के विषय में अगर सवाल पूछे जाते हैं तो ये लोग थोड़ा सा हिचकते हैं, है ना। तो उसका कारण क्या है, बिकॉज रेखा इज एन ओल्ड फ्लेम फॉर अमिताभ बच्चन। ठीक है, रेखा is an old flame for a very popular film actor। वेरी पॉपुलर क्या है यार भाई, अमिताभ बच्चन तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एंड ओल्ड फ्लेम को फिर एग्जाम में कैसे आएगा, अ पर्सन विद whom someone had a romantic relationship in the past। relationship in the past यानी कि भूतकाल में उनके साथ उनका रोमांटिक रिलेशनशिप था, मतलब वो लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे। ठीक है, तो अब जैसे आपके किसी मित्र का ऐसे ही पुराना प्यार घूमते हुए दिख जाएगा, तो आप अपने दोस्त से क्या कहेंगे, ओल्ड फ्लेम। ठीक है, चलिए, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। यहां पे फिर से ओल्ड आ गया, लेकिन यहाँ पे मीनिंग दूसरा के, मतलब यहाँ पे भी पुराना है, यहाँ पे भी पुराना है, लेकिन यहाँ पे बूढ़ा जैसा है, वो ज्यादा करीब होगा। ये पुराना है और यहाँ पे बूढ़ा। जैसे कि कोई बच्चा है, वो बहुत कम उम्र का है भाई, 7 साल का है, 6 साल का है, 12 साल का है, लेकिन वो बात कैसे करता है, बिल्कुल बूढ़े और समझदार अंकल टाइप या दादाजी टाइप बातें करता है। तो उस बच्चे को क्या कहा जाएगा, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। ठीक है, अ चाइल्ड, अब वो लड़का लड़की दोनों हो सकता है, who behaves like a behaves and talks like a mature and learned मतलब ज्ञानी पर्सन। ठीक है, मतलब एक बड़े अंकल टाइप या बूढ़े ज्ञानी दादाजी टाइप बात करता है एक बच्चा, तो उस बच्चे को हम लोग बोलेंगे एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। ऐसा एक बच्चा था तथागत अवतार। तथागत अवतार की क्या विशेष बात थी,
उन्होंने 9 साल की उम्र में हाई स्कूल पास कर लिया। ठीक, तो अब सोचिए कि वो 9 साल का था, 10 क्लासें कैसे पढ़ लिया होगा 9 साल में। तो वो क्लास फांद फांद करके पढ़ता था, लेकिन वो भाई ज्ञानी था, होशियार था पढ़ाई में, तो वो फेल नहीं होता था। तो अब वैसे बच्चे के लिए बोला जाएगा कि भाई एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। बार बार बोलने का बच्चों कारण ये है ताकि आपको याद हो जाए, या ये क्लास देखते देखते, ये वीडियो देखते देखते ही आपको सब कुछ याद हो जाए। आपको ये नीचे एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल तो आपको समझने के लिए है। यहां पे है एन ओल्ड फ्लेम, फिर यहां पे आ जाता है तथागत अवतार। तथागत अवतार is an old head on young shoulder. An old head on young shoulders. मतलब कि जो कंधे हैं वो कम उम्र के हैं, लेकिन जो सर है वो ज्यादा उम्र का है ना। तो भाई बोलना और सोचना तो और विचार रखना तो सर का काम है, मस्तिष्क का काम है, लेकिन कंधे छोटे छोटे, मतलब शरीर अभी बड़ा ही नहीं हो पाया, ये कहना चाहते। ठीक है, तो एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, ये हो गया आपका मुहावरा। अब आते हैं ऑलिव ब्रांच। ठीक है, ऑलिव ब्रांच, बताइए भाई ऑलिव क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। ऑलिव होता है, हिंदी में बोलते हैं जैतून। छोटे बच्चों की मालिश वगैरह भी की जाती है जैतून के तेल से। फिर आता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और एप्पल ऑफ वंस आई। इसमें एक भी ऐसा है जो आप जानते हैं? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है शांति संदेश। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो यूनाइटेड नेशंस का वो है, क्या बोलते हैं, सिंबल, उसमें चारों तरफ ऐसे करके, मतलब चारों तरफ क्या 2 पत्तियां हैं, वो पूरी पृथ्वी को घेरे हुए है ना। ये आपने देखा होगा। यूनाइटेड नेशंस को हिंदी में क्या कहते हैं? पत्तियां। यार मैं तो इतने अच्छे से बना नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, अब ये पत्तियां क्या बता रही हैं कि पूरी दुनिया जो है वो अपने आप में ऑलिव ब्रांचेस से घिरी हुई है ना। ऑलिव ब्रांच क्या बता रही है? शांति बता रही है। तो यानी कि पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो जाए, ये कहना चाहता है कौन? यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस को हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र का जब आप सिंबल देखेंगे तो उसके इस तरह 2 पत्तियां लगी हुई हैं, ऑलिव ब्रांच होता है। ये भी एग्जाम में सवाल आ चुका है कि संयुक्त राष्ट्र का जो सिंबल है उसमें किस पौधे की पत्तियां लगी हुई? तो आंसर था जैतून या फिर ऑलिव। फिर दूसरा इसमें सवाल बन सकता है, जो आया है कि नहीं आया है मैं श्योर नहीं हूं, कि भाई जो पृथ्वी है उसका कौन सा भाग दिखता है संयुक्त राष्ट्र के सिंबल में? तो जो भाग दिखता है वो होता है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन बढ़िया हैं, तो जीएस में आएंगे ये। खैर, हम लोग तो पढ़ रहे हैं कि ऑलिव ब्रांच का अंग्रेजी में क्या काम है। तो शांति संदेश मैंने आपको बता दिया, पीस ट्रीटी या पीस रिक्वेस्ट। पीस ट्रीटी या पीस रिक्वेस्ट। पीस यानी शांति। तो ट्रीटी का मतलब ये है कि कागज में लिख के साइन कर लेंगे, और रिक्वेस्ट का मतलब है कि खाली मुंह से बोलकर शांति स्थापित करने की कोशिश करेंगे।
ट्रीटी का मतलब है कि रिटन अग्रीमेंट, मतलब बोलेंगे भी कि हम और आप शांति रखेंगे और लिखेंगे भी कि हम और आप शांति रखेंगे और उस पर साइन भी करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं पाकिस्तान कीप्स गिविंग फेक ऑलिव ब्रांचेस, फेक ऑलिव ब्रांच टू इट्स नेबर। उसका नेबर कौन है भाई? पाकिस्तान का पड़ोसी कौन है? इंडिया। तो अपने पड़ोसी को पाकिस्तान झूठी ऑलिव ब्रांच देता रहता है, यानी कि झूठे शांति संदेश देता रहता है, झूठे शांति प्रस्ताव देता रहता है, क्योंकि असली में तो पाकिस्तान भाई अपना टेररिज्म का काम जारी रखना चाहता है। अब आ जाते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही एक और होता है बच्चों, बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, कंटेंशन का क्या मतलब होता है? यहां पे कंटेंशन का मतलब कॉन्टेस्ट जैसा आप समझ लीजिए, यानी कि लड़ाई, कॉन्टेस्ट हो रहा है यानी कि आपस में स्पर्धा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और बोन का मतलब क्या होता है? बोन का मतलब होता है हड्डी। तो अब भाई एक हड्डी पड़ी हुई है, उस हड्डी के लिए कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, तो बोन ऑफ कंटेंशन बोलो, चाहे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बोलो। डिस्कॉर्ड का भी मतलब होता है लड़ाई। तो कोई दो लोग हैं वो सेब के लिए लड़ रहे हैं और कोई दो कुत्ते हैं वो हड्डी के लिए लड़ रहे हैं, दोनों में लड़ाई हो रही है। और लड़ाई की जड़ क्या है? लड़ाई की जड़ एप्पल है या लड़ाई की जड़ बोन है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, मुहावरे को तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं आप। अच्छा, तो अब यहां पे झगड़े की जड़ है अगर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? कॉज ऑफ डिसअग्रीमेंट। डिसअग्रीमेंट मतलब कि दो लोग या कई लोग असहमत क्यों हैं, या कॉज ऑफ क्वेरल भी आपको लिख के आ सकता है। क्वेरल माने लड़ाई, कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट या कॉज ऑफ क्वेरल, दोनों ही आपको एग्जाम में लिखे मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल भाई फिर से पाकिस्तान की चर्चा हो रही है तो लिख सकते हैं कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन या कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है भाई, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और बोन ऑफ कंटेंशन दोनों ही एक ही चीजें हैं। अब आ जाता है एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का सेब। लेकिन भाई हिंदी में आंखों का सेब नहीं होता है, हिंदी में होता है आंखों का तारा, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुत ही प्यारा। ठीक है, तो डियरेस्ट यानी कि सबसे प्यारा, या लवेबल, मोस्ट लवेबल, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। वेरी लवेबल, जो भी कहना चाहते हैं। मोस्ट लवेबल भी लिखा आ सकता है, वेरी लवेबल भी लिखा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो हर बच्चा अपनी माता जी का आंखों का तारा होगा, है ना। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी इज द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई। ठीक है भाई, राहुल गांधी सोनिया आंटी को बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि भाई उनके बेटे हैं तो उनसे तो कम से कम राहुल गांधी को प्यार मिल ही जाएगा। बाकी देश से प्यार नहीं मिल पा रहा है ज्यादा राहुल गांधी को, उसका बहुत बड़ा कारण नरेंद्र मोदी जी है, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को एडवर्टाइज इस तरह किया है कि दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख आदमी जो है वो राहुल गांधी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आप श्योर हो सकते हैं कि देश में राहुल गांधी से भी ज्यादा बड़े मूर्ख हैं, बट पता नहीं चलते, वो सोनिया के बेटे नहीं, उतने अमीर नहीं। ओके, तो एप्पल ऑफ वंस आई भी आपने समझ लिया।
तो F1 देखिए 1 में यहां पे उस व्यक्ति को लिखेंगे जिसकी आंख की चर्चा हो रही है, तो यहाँ पे एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई होगा, तो यहाँ पे वो 1 की जगह ये आ गया, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर। देखिए पहली बात तो पाई समझिए क्या होता है। देखिए अंग्रेज लोग जो है वो केक को पाई ही कहते हैं, ठीक है, इसीलिए मैथ्स में बच्चों आप लोग पढ़ते होंगे ऐसा वाला डायग्राम, और जहां पे ये लिखा है 20% और ये लिखा है 40%, है ना, ऐसा हो जाएगा थोड़ा 40%, और इसके बगल में पतला सा 10%, ऐसा आपने देखा होगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या मैथ्स में, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट जो है वो कैसा है, मतलब किससे उसको प्रेरणा मिली है, इसी पाई या केक से मिली है। और अब पाई के ऊपर छोटा सा सेब लगा लेते हैं या चेरी लगा लेते हैं, तो भाई अपना केक जो है वो सुंदर दिखने लगता है। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब है कि सब कुछ तैयार है, अच्छी हालत में है, बढ़िया है, तो इन गुड कंडीशन, ठीक है। तो अब ऐसा आप कब बोलेंगे कि कोई चीज गुड कंडीशन में, भाई कार वगैरह पुरानी वाली अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं कार हमारी भी बढ़िया है, खूब मस्त चल रही, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि कार में सारी लाइटें वाइटें अपनी जगह हैं और जो जहां होता है वो वही है। उसी तरह केक में जिस तरह चेरी या वो आपका सेब, बीच में सेब का टुकड़ा होता है वो बीच में लगा है, तो सेब केक भी अपना बढ़िया दिख रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मान लीजिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, द ब्रोकर टोल्ड दैट द कार इज इन एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब द ब्रोकर टोल्ड दैट द कार इज इन एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है भाई, यानी कि कार हमारी बढ़िया कंडीशन में है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 3 मुहावरे अब बच्चों में एक ही जैसे लाऊंगा, ठीक है। एट अ लॉस, एट लॉस और एट लूज एंड्स, ठीक है। एट लूज एंड्स जैसा बच्चों एक और होता है, ऑन इट्स लास्ट लेग्स, सबका मीनिंग बता रहा हूं। एट लॉस ये तो आप जानते होंगे भाई, प्रॉफिट लॉस आपने पढ़ा ही होगा, है। तो एट लॉस का मतलब है कि भाई हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो इसका सीधा मतलब है नॉट इन प्रॉफिट। अब होता क्या है बच्चों, इसकी वजह से लॉस का उल्टा प्रॉफिट होता है, तो हमेशा बच्चे इसी को याद करके या इसी लॉजिक को लगाकर यहां पे यूज कर लेते हैं। ये कभी नहीं आता एग्जाम में, लेकिन ये आता है, ये आता है। और क्या गलती हो सकती है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। एट अ लॉस में भी बच्चे नॉट इन प्रॉफिट को टिक कर जाते हैं, ऑप्शन ए मिलेगा आपको, पहला ही ऑप्शन, ताकि अब आगे पढ़े ही ना। अच्छा एट लॉस है, अरे बड़ा आसान आया, आपने तुरंत टिक कर दिया नॉट इन प्रॉफिट, लेकिन गलत हो जाएगा। एट अ लॉस का मतलब होता है बच्चों अनेबल टू डिसाइड, यानी कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। हिंदी में बोला जाता है किम कर्तव्य विमूढ़, यानी कि क्या करें क्या ना करें वाली स्थिति, ठीक है। तो याद रखिएगा, एट अ लॉस का मतलब है निर्णय ना ले पाना, एट लॉस का मतलब है प्रॉफिट ना ले पाना, और एट लूज एंड्स या ऑन इट्स लास्ट लेग्स का मतलब होता है जस्ट अबाउट टू फेल, जस्ट अबाउट टू फेल, यानी कि खत्म होने की स्थिति में है, बर्बाद होने की स्थिति में है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कुर्सी है, उस कुर्सी में 4, किसी भी कुर्सी में 4 टांगे होती हैं,
4 टांग में एक टांग आप निकाल लीजिए, अब 3 टांगे बची, तब भी आप उस कुर्सी में बैठेंगे और थोड़ा प्रयास करेंगे तो बैठ लेंगे, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब 4 टांग में से 3 निकल गई, ओ सॉरी 3 बची, 1 निकल गई, अब एक और निकाल दीजिए आप कुर्सी में से। तो अब उस स्थिति में आप अगर बैठेंगे तो बैठते ही आपको डर लगने, क्योंकि एक टांग पे कुर्सी तो नहीं रह सकती, लेकिन 2 पे आपको बहुत डर लगेगा और तुरंत ही कुर्सी थोड़ी देर में गिर जाएगी। उसी को बोल रहे हैं ऑन इट्स लास्ट लेग्स। याद रखिएगा, ऑन इट्स लास्ट लेग कभी नहीं हो सकता। ऑन इट्स लास्ट लेग्स का मतलब है कि कुर्सी की 2 टांगे जो हैं अभी भी बरकरार है और वो बस गिरने ही वाली है, जस्ट अबाउट टू फेल। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था बीएसएनएल का कि जियो सिम बीएसएनएल को खत्म कर रहा है, तो लिखेंगे बीएसएनएल is on its last legs। अब बच्चों बीएसएनएल ऐसा फोन है जो ऐसा मतलब टेलीकॉम कंपनी है जिसमें बोला जाता है कि भाई ये जो है अगर फोन मिलाएंगे तो कई बार मिलाएंगे तो एक बार मिलेगा, तो इसीलिए बीएसएनएल का लोग फुल फॉर्म बोलते हैं भीतर से नहीं लगता। लेकिन ये एग्जाम में आप मत लिख के आइएगा, बीएसएनएल का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। काफी लोग जानते भी होंगे। अब नॉट इन प्रॉफिट, इसके लिए तो कोई बहुत ज्यादा उदाहरण दे भी नहीं सकते। बीएसएनएल इज एट लॉस ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। बीएसएनएल इज नॉट इन प्रॉफिट, एट अ लॉस। इसका मैं एग्जांपल लिखना चाहूंगा, before going to party, she was at a loss thinking what to wear। मतलब क्या पहने समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। she was unable to decide what to wear। यहाँ पे एट अ लॉस आ गया, तो इसीलिए याद रखिएगा एट अ लॉस, एट लॉस अलग अलग होता है। और थोड़ा सा और चर्चा करते हैं लॉस और लूज वर्ड में। ये इडियम से थोड़ा इतर बात हो गई। देखिए, एक लूज होता है और इसको भी लूज बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लॉस और इसको बोलते हैं लॉस्ट, ठीक है। इसका भी प्रोनाउंसिएशन लूज और इसका भी प्रोनाउंसिएशन लूज ही है, ठीक है। लेकिन इसका क्या है लॉस और इसका क्या है लॉस्ट, ठीक है बच्चों। तो ये लूज माने होता है ढीला, इसका मतलब होता है खो देना, ठीक है। डोंट लूज द पेन गिफ्टेड बाय योर फादर, मतलब आपके पिताजी ने जो गिफ्ट दिया हुआ है वो पेन आप खो मत देना। तो डोंट लूज में क्या लिखेंगे ये वाला, ठीक है। दिस शू इज लूज, ये जूता ढीला है, तब हम लोग क्या लिखेंगे ये वाला, ठीक है। अब लॉस का मतलब क्या हो गया नुकसान। यहां पे रुपए पैसे के हिसाब से, प्रॉफिट का उल्टा लॉस। फिर लॉस्ट मतलब खो गया, है ना, ये आसपास है, ये लॉस्ट और लूज आसपास है। इसको लॉज नहीं पढ़ते, बहुत लोग लॉज पढ़ते हैं, इसको भी लूज ही पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे माई पेन इज लॉस्ट, मेरा पेन खो गया, ठीक है। तो सारे हम लोगों ने देख लिए।